हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज से पॉलिटेक्निक का सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पर डे 30 क्वेश्चन का समरी होगा, ठीक है। इस 30 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलेगा जो कि आगे काम देगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि निर्जल सोडियम यानी कि सोडियम एसीटेट को, देखिए क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाए तो क्या बनता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा मीथेन। अब देखिए कैसे बनता है, इस पे चलते हैं हम लोग। देखिए कैसे बनता है, तो इस पे चलते हैं। देखिए सोडियम एसीटेट है ना, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH। इसके साथ अगर गर्म किया जाए, एक आध चीज़ और मिला देंगे, लेकिन मेनली इतना ही होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे CaO की उपस्थिति में गर्म जब कर रहे हैं तो देखिए बनेगा वो क्या होगा, मीथेन हो जाएगा CH4 और Na2CO3, यही हो जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ये हो गया सोडियम, ये आंसर हुआ आपका सोडियम एसीटेट। सोडा लाइम ये हो गया, और ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। मीथेन प्राप्त हुआ, प्लस में दे दीजिए मीथेन प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरोधी के रूप में, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए क्लोरीन का यूज ऐसे और कहाँ के, देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, Cl होता है, ठीक है। अगर सोडियम के साथ मिलाएंगे Na को तो NaCl आयोडीन बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो है ना, अगर Cl के साथ कुछ मिला दे, प्रतिरोधी मतलब क्या होता है, प्रतिरोधी मतलब, प्रतिरोधी का इंग्लिश में क्या होता है, चलिए ठीक है देखेंगे, आगे चलते हैं। और ऐसे देखिए पीड़कनाशी में भी इसका यूज होता है, पीड़कनाशी, पीड़कनाशी में भी इसका यूज होता है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है धातु के बर्तन में, इसका आंसर लिखे थे ना, हाँ इसका ये आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, धातु के बर्तन में रखा दूध, धातु के बर्तन में अगर दूध रखेंगे तो सबसे जल्दी ठंडा हो जाता है, क्यों। अब देखिए इसका आंसर होगा जब बर्तन के ढक्कन पर्याप्त बर्फ है, जब आप बर्तन के ढक्कन पे बर्फ रखेंगे तब, जब दूध का बर्तन बर्फ के सिल्ली पर रखेंगे तब जल्दी जमेगा, कि जब बर्फ का बर्तन चारों ओर, बर्तन के चारों ओर रख दिया जाए, बर्फ़ जो है ना बर्तन के चारों तरफ रख देंगे तब होगा, क्यों होगा, तो देखिए बर्तन को, बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रख देने पर जो बर्तन है दूध से वाष्प निकलेगा, ठीक, और उसका उष्मा अन्य स्थिति में अधिक होगा, इसलिए C नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए लाल दवा जो कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो कैल्शियम का Ca, हाइपोक्लोराइड HCl हो जाएगा। दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का K, नाइट्रेट का NO3 हो जाएगा। बोरेक्स सुहागा का फॉर्मूला है B4O6O7 करके होता है सुहागा का फॉर्मूला। चलिए पोटेशियम पर मैग्नेट का जानते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का होता है, चलिए देखिए, अब देखिए लाल दवा जो कीटनाशक के रूप में यूज होता है, क्वेश्चन है
लाल दवा जो कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। अब लाल दवा क्या है, ठीक है, तो देखिए लाल दवा को क्या कहते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं चारों का। पहला है ये फर्स्ट नंबर जो है इसका बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। और ये है पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। पोटेशियम पर मैग्नेट का आपका फॉर्मूला हो जाएगा, तो पोटेशियम है, सुनिए याद रखिए कैसे याद करना है। पोटेशियम का आपका हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट का, पोटेशियम का K हो जाएगा और पर मैग्नेट MnO4 हो जाएगा। इसी को कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट को कहते हैं लाल दवा, यानी कि C नंबर ऑप्शन सही होगा, ये गलत हो जाएगा। अब बोरेक्स और सुहागा का क्या होता है फॉर्मूला, ये बोरेक्स है, इसी को कहते हैं सुहागा और इसको कहते हैं लाल दवा, जो क्वेश्चन में है लाल दवा। अब सुहागा का D नंबर का फॉर्मूला है Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये फॉर्मूला है इसका। चलिए C नंबर हो जाएगा इसका। 4 नंबर क्वेश्चन, 34 हो गया। 35 नंबर देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए हाइड्रोजन बम, आप देखिए सूर्य के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान देंगे। देखिए सूर्य है, ये सूरज है, सूरज के अंदर देखिए ब्रह्मांड में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन से बनता है हीलियम। हीलियम नाभिक का निर्माण होता है सूर्य के अंदर, जिससे कि, और ये होता क्या है, सूर्य के अंदर होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन देखिए दो तरह के होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, ठीक। इस पे जो है ना हाइड्रोजन बम, यानी कि हाइड्रोजन से ये बना सूर्य के अंदर, तो जब हाइड्रोजन बम बोले तो नाभिकीय संलयन होता है, और परमाणु बम बोले तो नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम रहेगा। अब परमाणु बम क्या होता है, देखिए परमाणु बम जब गिरेगा तो देखिए इसमें बड़ा नाभिक टूट करके छोटा छोटा नाभिक में बिखर जाएगा, तो ये होगा परमाणु बम। और हाइड्रोजन बम बहुत छोटा छोटा नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ये होता है नाभिकीय संलयन का डिफिनेशन। चलिए 35 नंबर हो गया। ए नंबर 36 आइए, देखिए लवण। 36 नंबर देखिए क्या है, बोल रहा है कि लवण जिनकी उपस्थिति जल में अस्थायी कठोरता आता है। आप देखिए जल में जो है कठोरता दो तरह से आता है, कैसे कैसे आता। चलिए लवण जिनकी उपस्थिति में जल में अस्थायी कठोरता आता है। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं अस्थायी कठोरता क्या है। देखिए सबसे पहले जल को दो भागों में बांटा गया है। जो जल है, देखिए देखिए जल है, ठीक है, जल को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया मृदु जल जो हम लोग पीते हैं, मृदु जल, और दूसरा हो गया कठोर जल। ठीक, ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा कठोर जल, ठीक है। अब देखिए मृदु जल क्या है, ये जो है ना, ये मृदु जल किसे कहते हैं, कठोर जल किसे कहते हैं। तो देखिए मृदु जल वैसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करे, ये झाग उत्पन्न करेगा साबुन के साथ। मृदु जल क्या करेगा, झाग बनाएगा, झाग बनेगा, ठीक। और ये कठोर जल क्या करेगा, तो इसमें झाग जो है नहीं बनेगा, इसमें झाग नहीं बनेगा, ठीक, ये होता है। अब देखिए कठोर जल, देखिए कठोर,
कठोर जल जो है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है अस्थाई कठोरता और एक हो गया अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता, जल का कठोरता का दो नियम, एक अस्थाई कठोरता, एक अस्थाई कठोरता। ठीक, अब अस्थाई कठोरता किसके कारण से होता है अस्थाई? तो देखिए Ca और Mg दोनों में रहेगा, इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, Ca और Mg रहेगा। अब देखिए Ca और Mg के साथ में अस्थाई कठोरता किसके कारण से होता है? क्लोरेड यानी कि Cl और सल्फेट HO4 ये दोनों रहेगा, इसी के कारण अस्थाई कठोरता होता है। और इसमें जो रहेगा ना बाई कार्बोनेट रहेगा, बाई के लिए बताए थे कि H लगाया जाता है और कार्बोनेट के लिए CO3, HCO3 या सिर्फ कार्बोनेट CO3 ये रहेगा। अब देखिए यहाँ हम लोग का क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन क्या था, लवण में अस्थाई नहीं अस्थाई कठोरता किसके कारण से होता है? तो अभी बताए हैं कि Cl रहेगा और SO4 रहेगा, सल्फेट और क्लोराइड के कारण से होता है। तो ये अगर अस्थाई देता तो हो जाता, क्या हो जाता, यानी कि ये हो जाता कार्बोनेट हो जाता या बाई कार्बोनेट, ये दोनों ऑप्शन होता है। ये तो होता ही नहीं, यहाँ सबसे पहले C और Mg है ही नहीं और बाकी में, इसलिए ये सही है। चलिए आगे आइए, 37 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, क्वेश्चन पूछे नाभिकीय ऊर्जा किसको टूटने से प्राप्त होता है? तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा जब न्यूट्रॉन टूटेगा तब होगा, डायरेक्ट ही हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को टूटने से क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं टूटेगा, इलेक्ट्रॉन बीटा कणों के टूटने से भी नहीं होगा, प्रोटॉन के भी टूटने से भी नहीं होगा और न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि देखिए नाभिकीय ऊर्जा का बात कर रहा है तो इसमें नाभिकीय में नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए न्यूट्रॉन को टूटने से ही नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे बीटा कणों के टूटने से, तो अल्फा बीटा गामा किरणें का खोज कौन किया? तो रदरफोर्ड, ठीक है। अच्छा न्यूट्रॉन का कौन किया? न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का हो जाएगा चैडविक। और इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जे थॉमसन। प्रोटॉन का दो लोग हो जाएंगे, कभी रदरफोर्ड देगा और कभी गोल्डस्टीन देगा। जो ऑप्शन में रहेगा मारिएगा, पहले रदरफोर्ड फिर गोल्डस्टीन पहले खोज किए थे 1886 में और रदरफोर्ड ने प्रथम विश्व युद्ध के 1 साल पहले यानी कि 1913 में समथिंग ये खोज किए थे। ठीक, आगे आते हैं। देखिए तेल के हाइड्रोजनीकरण में मुक्त होने वाला उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक चैप्टर जब पढ़ाएंगे या पढ़ाए थे तो इसमें एकदम कुछ नहीं याद करना है, डायरेक्ट हीट वाला निकेल होता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा उत्प्रेरक। चलिए देखिए थोड़ा सा उत्प्रेरक के बारे में जान लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, देखिए उत्प्रेरक जो है ना रिएक्शन को या तो स्पीड बढ़ा देता है या कम कर देता है। ठीक, यही उत्प्रेरक का काम है। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की हैबर विधि, एक आध दो गो उत्प्रेरक का जान लेते हैं कि कौन कौन सा उत्प्रेरक कहाँ काम करता है। ठीक है, तो देखिए अगर क्लोरीन गैस Cl गैस बना रहे हैं, ठीक, डेकेन विधि से, कौन सा विधि में? डेकेन विधि में, तो यहाँ जो उत्प्रेरक का काम करता है वो क्यूप्रिक क्लोराइड करता है, क्यूप्रिक क्लोराइड Cul। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड। और देखिए अगर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो वहाँ पे Pt करता है। अगर कृत्रिम रबर बना रहे हैं, ठीक है, कृत्रिम रबर बना रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम उत्प्रेरक काम करता है। अच्छा दूध में
दूध में लैक्टिक अम्ल का बनना वैसलीन के कारण होता है। यहाँ पे वैसलीन उत्प्रेरक काम करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है तो वहाँ पे नाइट्रोजन है, H2SO4 अगर बना रहे हैं, ठीक है, शीश कक्ष विधि में, तो यहाँ पे उत्प्रेरक काम जो है कौन करता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 करता है। और एक आध दो गो उत्प्रेरक का देख लीजिए। अगर देखिए वनस्पति तेल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी अगर बनाना रहे तो यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक, तो PT उत्प्रेरक काम करता है। ठीक है, जैसे कृत्रिम घी मतलब डालडा, लास्ट लिख लीजिए, वनस्पति तेल से डालडा जिसको कहते हैं कृत्रिम घी, तो जब ये बनाते हैं तो ये कौन सा, निकेल उत्प्रेरक काम करता है, निकेल उत्प्रेरक। चलिए निकेल हो गया जिसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। आगे देखिए, एक द्विधातु आयन, ठीक है, यानी कि M2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इधर 2 छूट गया है, यानी कि 2 8 14 2 8 14 व भार 56 दे दिया है। इसका नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो देखिए सबको जोड़िएगा तो परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या निकल जाएगा। 8 2 10 और 14 कितना होता है, 14 15 16 और 8 24, ठीक है, 24 हो गया। जब प्रोटॉनों की संख्या 24 और भार हो गया 56, तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 56 - 24 बराबर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर, अगर आंसर अभी नहीं आएगा। अब देखिए 24 में से यहाँ 4 2 32 आ गया। ठीक, अब देखिए ये 32 आ गया तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर रहता तो हो जाता, लेकिन देखिए अब क्या करेंगे, 56, ओह और कुछ छूट रहा है, 1 मिनट क्वेश्चन को देखने। देखिए क्या था, 14 8 2, ठीक है, कितना हुआ, 24 हुआ। लेकिन यहाँ देखिए प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों का निकाल रहे हैं, तो देखिए +2 है ना, अब +2 है तो यानी कि 2 बढ़ा करके बोल रहा है, यानी कि 2 बढ़ा दीजिए, यानी कि प्रोटॉन 24 नहीं 26 हो जाएगा, यानी प्रोटॉन 26 घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा 30, और यही आंसर हो जाएगा, 32 नहीं 30 हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, एक पदार्थ में रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जब उसका परमाणु में होता है, क्या होता है, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अस्थाई नाभिक या अस्थाई नाभिक। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा अस्थाई नाभिक। चलिए ये ऐसे ही क्वेश्चन था। आगे आइए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया करवाने से कौन सा गैस बनता है, यही क्वेश्चन है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड का क्या फॉर्मूला होता है, तो CaCa2 प्लस H2O को करवाते हैं तब बनेगा C2H2 प्लस Ca, यहाँ लिखते हैं, ये छोड़ देते हैं, CaOH का होल 2। ठीक, अब देखिए बैलेंस करेंगे तो H2O है ना, H2O, तो इधर 2 को H2O कर देंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यही हो गया। यानी कि C2H2 बनाना, C2H2 को कहते हैं एसिटिलीन। ये देखिए C2H2 और C2H4 रहता तो यही हो गया एथिलीन, मीथेन का CH4 हो गया, इथेन का C2H6 हो गया। चलिए 42 नंबर आइए, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी धातु
नहीं, कौन सी अधातु तत्व कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है? तो अधातु कह दे तो ये ब्रोमीन हो गया, अगर धातु कहता तो ये हो जाएगा धातु। इसका खोज क्यूरी दंपति ने किया था, क्यूरी ने धातु का। ये हो गया अधातु। यही दो गो तो है कि जो लिक्विड अवस्था में है, एक हो गया मरकरी ये वाला, और एक हो गया ब्रोमीन। ये हो गया धातु में लिक्विड अवस्था में, एक हो गया अधातु में। इसका परमाणु संख्या 35 है और इसका 80 है। ठीक, अब देखिए ये है फ्लोरीन, हाइड्रोजन ग्रुप, इसको बोलते हैं हैलोजन, हैलोजन ग्रुप। और ये है क्लोरीन, ये भी हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है। अब इसका खोज डेवी साहब ने किया। चलिए आगे जानेंगे खोज। आंसर हो गया बी। चलिए 43, निम्न में से कौन डिटर्जेंट है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम लॉरिल सल्ट, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये है ट्राई नाइट्रोबेंजीन है, ये है टेफ्लॉन है, ये बैकेलाइट है। ये सब कुछ भी जितना ये देख रहे हैं डिटर्जेंट पाउडर नहीं है, एक यही डी नंबर है डिटर्जेंट। अब देखिए ये कल ही बताए थे कि यहाँ से कै गो अल्फ़ा और बीटा कण निकलेगा। ठीक, तो 44 बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखिए, बना करके दिखा दे रहे हैं, बनाइए आप लोग, क्या होगा आंसर? चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए अगर अल्फ़ा कण में चेंजिंग, देखिए बीटा कण पे पहले ध्यान देते हैं। बीटा, अगर देखिए बीटा कण के लिए बताए थे कि कोई चेंजिंग नहीं होता है, किसमें? द्रव्यमान में, द्रव्यमान में नो चेंजेज। ठीक, और बी अल्फ़ा में क्या होता है? द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है। ठीक, और इसमें बीटा कण में परमाणु में +1 की वृद्धि होता है, परमाणु संख्या में +1 का वृद्धि होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बना करके दिखा देते हैं कैसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए थोरियम था ना, 228 था। ठीक, नीचे 90 था। तो देखिए 90 में से, 1 मिनट, पानी, हाँ चलिए देखिए यहाँ पे कितना था? 228। चलिए देखिए यहाँ पे था 228। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है, तो इसको लाना है बिस्मत में। तो देखिए इधर पे ध्यान देंगे, BI में 2 2 2 1 2 और 83 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 228 में से 212 अगर घटाएंगे तो अल्फ़ा कण हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अल्फ़ा कण प्राप्त करने के लिए 228 माइनस 212/4 करेंगे तो अल्फ़ा कण निकल जाएगा। तो देखिए कीजिए कितना होता है? 16 आएगा बाई 2, नहीं 4, तो 4 चौके 16 यानी 4 अल्फ़ा कण। तो देखिए 4 अल्फ़ा कण यहाँ है, यहाँ है। ठीक, अब देखिए 4 अल्फ़ा कण यानी कि ये 90 था ना, तो 90 से 4 अल्फ़ा कण निकला तो 4 दूनी 8 गो निकला होगा, यानी कि -8 करेंगे तो कितना हो गया? 82। 90 से 8 जाएगा, 82 नीचे रहना चाहिए था लेकिन है 83। यानी कि समझ में आया कि एक बीटा कण यानी कि एगो प्रोटॉन जुड़ा होगा ना, तब न परमाणु संख्या 1 बढ़ गया होगा नीचे, तब ना। तो एक परमाणु संख्या बढ़ा यानी कि एक बीटा बढ़ा, तो देखिए एक बीटा, ये आंसर हो जाएगा। आगे आइए, C4H6 का आणविक सूत्र वाले यौगिक होते हैं। किस तरह का यौगिक होता है ये बताना है। तो देखिए इसमें जो है ना
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, अब 4 कार्बन के लिए 6 गो हाइड्रोजन, तो एक को 3 गो हाइड्रोजन दे देते हैं, और एक को पहले वाला को 3 गो हाइड्रोजन, 6 गो तो हो गया हाइड्रोजन। जब 6 गो हो गया तो अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड, चूँकि सारा कार्बन के 4 बॉन्ड होना चाहिए। देखिए इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड कंप्लीट, 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। ठीक, यानी कि सारा कार्बन के लिए देखिए ऐसे 6 गो हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए एक जगह 3 ट्रिपल बॉन्ड दिखा, तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो गया और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड सब जगह दिखा। तो एक ट्रिपल बॉन्ड और द्वि बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, एक द्विबंधन ये भी नहीं है। एक मिनट, 2 द्विबंधन हो जाएगा ना। देखिए एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अगर यहाँ आंसर में रहता कि एक ट्रिपल बॉन्ड तो ये आंसर हो जाता, लेकिन ऐसा दिया ही हुआ नहीं है। ठीक, तब दिया हुआ नहीं है तो थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। देखिए क्या करेंगे कि एक बॉन्ड यहाँ से हटा देंगे, एक एक हाइड्रोजन इससे हटा देंगे। अब इससे देखिए पता चला ये कि एक जगह डबल बॉन्ड करेंगे। ठीक, अब देखिए इस कार्बन के लिए एक जगह यहाँ भी डबल बॉन्ड, एक जगह, यानी कि द्विबंधन हो रहा है। क्या हो रहा है, द्विबंधन। अगर यहाँ और नहीं तो फिर ऐसे नहीं करके बहुत सा तरीका है करने का। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड से कर दीजिए, यहाँ सिंगल से कर दीजिए। तो देखिए 2 1 3 हो गया, एक हाइड्रोजन से यहाँ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन से यहाँ जोड़ दीजिए, यानी कि 1 2 3 1 4 कार्बन। ठीक, ये हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दीजिए, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, बन गया। यानी कि 2 गो डबल बॉन्ड आ रहा है। कहाँ है 2 गो द्विबंधन। अब देखिए 2 गो द्विबंधन वाला कौन ऑप्शन है, तो वो जो हो जाएगा वही हो जाएगा। तो देखिए हाँ, या तो इका दिख गया, यानी कि एक त्रिबंधन वाला बनाइए जो पहले बना करके दिखाएं, और नहीं तो अगर वो नहीं तो 2 गो डबल बॉन्ड, देखिए 2 जगह डबल बॉन्ड है ना, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, सही था पहले भी, अभी भी सही है। डी नंबर कोई भी बनाइएगा तो यही आएगा, या तो नहीं दिखा। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मीथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर जो गैस बनता है वो कौन सा गैस बनता है। ठीक है, बना करके देख ले रहे हैं। क्या कह रहा है, मीथेन आयोडाइड CH3 के साथ, एक मिनट, आई के साथ सोडियम को कर दिए। अब बना क्या, तो देखिए इससे बना C2H6 प्लस Na बच गया, 2 गो Na था ना, NaI बच गया, NaI ये बच गया। अब इसको बैलेंस कर दे रहे हैं, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, और कहाँ कहाँ, यहाँ भी 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा। बैलेंस नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बना, C2H6 2 कार्बन के लिए इथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, और एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। चलिए आगे आते हैं। देखिए वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक, देखिए बताए थे कि 2 तरह का होता है उत्प्रेरक, एक बढ़ा देता है और एक कमा देता है। तो देखिए उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ाने वाला जो पदार्थ रहेगा उसको उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और जो घटाने वाला होता है उसको बोलते हैं उत्प्रेरक विष,
ठीक, तो आंसर हो जाएगा ये। बढ़ा रहा है ना, तो उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक मतलब बढ़ाना, विष मतलब कमाना। चलिए आगे आते हैं। NH3 गैस में HCl की छड़ ले जाने पर क्या निकलता है? तो देखिए निकाल करके देखिए, NH3 हो गया प्लस HCl हो गया, और इसको दोनों को कीजिएगा तो NH4Cl हो जाएगा। ठीक है, अब NH4 ये Cl क्या है? तो देखिए ये सफ़ेद धुआं। अब किसका कलर कैसा होता है, कलर के लिए फिर हम एक क्लास पूरा में कलर ही करवा देंगे। आंसर बताए थे ना, सफ़ेद धुआं, और इससे पहले आंसर बताए थे। हाँ ठीक है। अब देखिए, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन कर दिया, मीथेन। चलिए इस बार थोड़ा सा दूसरा बात जान लेते हैं। जब वही क्वेश्चन दे दिया है, मीथेन बनता है, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला COOH, वो सब तो याद ही है। चलिए यहाँ जान लेते हैं मीथेन के बारे में। मीथेन, देखिए मीथेन जो है ना, इसको मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। खादान में मीथेन गैस के कारण ही आग लग जाता है, खादान में। और भी जानते हैं मीथेन के, तो देखिए मीथेन जो है, देखिए मीथेन जो है, ये धान के खेत में जो गैस उत्पन्न होता है वो भी मीथेन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूरिया NH2CONH2 में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना है? देखिए प्रतिशत मात्रा निकालने का, परसेंटेज निकालने के लिए बताए थे कि जिसका पूछे वो ऊपर नीचे टोटल लिखना है, नीचे टोटल, और ऊपर लिखे हैं नंबर जिसका पूछ रहा है उसका गुने 100 करना है। यानी कि नाइट्रोजन का निकालना था ना, तो देखिए नाइट्रोजन का जब निकालना था तो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन 2 गो है, तो नाइट्रोजन का हम लोग ऊपर लिख देंगे नाइट्रोजन की मात्रा, और नीचे लिख देंगे यौगिक का। तो देखिए नाइट्रोजन का पहले निकाल रहे हैं, पूरा का पहले NH2 का निकाल रहे हैं। देखिए NH2, N कै गो है, देखिए N प्लस H2 प्लस C प्लस O ना, प्लस N प्लस H2। नाइट्रोजन का तो 7 दूनी 14, और विषम संख्या 15 नहीं होता है, 14 होता है। इसका 1 गुने 2 कार्बन का कितना होता है, तो परमाणु भार 12 होता है। ऑक्सीजन का 8 है तो 16 होता है। नाइट्रोजन का 7 है तो 14 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का फिर से 2। अब सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 60। ठीक, और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कै गो है, एगो नाइट्रोजन यहाँ है, एगो नाइट्रोजन यहाँ है, यानी 2 नाइट्रोजन। तो देखिए हम फॉर्मूला पे अब यूज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए ऊपर नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन का ऊपर लिखेंगे तो 14 14 28, बट्टा में नीचे 60, गुने में 100। ठीक, सोल्व करेंगे तो आएगा 46.6%, 46.6% आएगा। आंसर हो जाएगा 46.6% नाइट्रोजन है यूरिया में। और ये जो यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला ये है, यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ था, यौगिक था कि जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया था। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा B 46.67%। आगे आते हैं। देखिए नाइट्रोजन को लिटमस पत्र के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर आप लोग बताइए। देखिए नाइट्रोजन का लिटमस पत्र के प्रति उदासीन रहता है। ठीक है, अम्लीय नहीं होगा, क्षारीय नहीं होगा, अम्लीय क्षारीय कुछ भी नहीं होगा, उदासीन रहेगा नाइट्रोजन का
लिटमस पर। और किसका उदासीन होता है? तो शुद्ध जल का। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। ठीक, ये भी उदासीन रहेगा, उदासीन ये भी रहेगा। ठीक, अच्छा, अम्लीय कब होता है और क्षारीय कब होता है? जब पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के अंतर का कारण क्या होता है? ठीक, चलिए देख लेते हैं पहले। देखिए इसमें जो है ना कि परमाणु समस्थानिक, दो तरह का बात आता है। एक होता है समस्थानिक, ठीक, और एक होता है समभारिक। एक होता है समभारिक और एक होता है समभारिक। आइसोटॉप और आइसोबार कहते हैं। ठीक है, आइसोटॉप मतलब टॉप पे समस्थानिक हो। देखिए इसमें क्या रहेगा ना, परमाणु संख्या सेम रहेगा, परमाणु संख्या समान रहता है। ठीक है, सम मतलब बराबर, स्थान मतलब परमाणु संख्या, सम मतलब बराबर, भार मतलब भार। इसमें परमाणु भार समान रहेगा, परमाणु भार समान रहेगा। अब देखिए परमाणु भार जब समान है तो परमाणु संख्या डिफरेंट होगा, और इसमें परमाणु संख्या समान है तो परमाणु भार अलग अलग हो जाएगा। यानी कि देखिए अब इसमें से ऑप्शन सुनिए, समस्थानिक न कहा है तो समस्थानिक में क्या होता है, तो परमाणु संख्या समान होता है, यानी कि नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की भिन्नता अगर रहे। देखिए इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, समस्थानिक के कारण परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का कारण है। ओ, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान समस्थानिक है तो परमाणु द्रव्यमान अलग है, तो वो अंतर का कारण क्या है? तो अंतर के कारण यही है बाबू कि न्यूट्रॉन संख्या अगर बढ़ जाएगा तब परमाणु भार बढ़ जाता है, और न्यूट्रॉन संख्या अगर कम जाएगा तो परमाणु भार में कमी हो जाता है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए C2H2 बनाने के प्रयोगशाला विधि में, और जगह नहीं छोड़े हैं ना, C2H2 बनाने के प्रयोगशाला विधि में NH3, H2S, ASH3 और PH3, ठीक, ये सारा तत्व के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। PH3 जैसे, ओ ये अशुद्धि मिला हुआ है, अशुद्धिया को दूर करने के लिए क्या प्रवाहित करने की ज़रूरत है? तो देखिए इसमें सिंपल याद रखिए कि सी, देखिए बना करके दिखा दे रहे हैं, ऐसे तो आंसर ये हो जाएगा, बना करके दिखा दे रहे हैं। देखिए आपके पास क्या है, CaCH2 है, H2O द्वारा C2H2। देखिए CaC2 प्लस H2O से बनता है C2H2 और CaOH का होल 2, ठीक, ये बनता है। तो देखिए हमको C2H2 से एसिटिलीन गैस न प्रभावित कर रहे हैं, तो देखिए इसे दूर करने बोला कि एसिटिलीन यानी कि C2H2 में उपस्थित ASH3, NH3, H2S या PH3 ये सब रहे अशुद्धियाँ, तो इसको दूर करने के लिए CuH2 अम्लीय विलयन का घोल प्रवाहित करने से हो जाता है। देखिए 54 नंबर, देखिए बोरा की अभिक्रिया में Fe और CuSO4 हैं,
तो Cu बनेगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये दो भाग में टूटा। COSO4 जो है SO4 Fe के साथ जाकर के बन गया, Cu अलग हो गया। अब Cu में होगा क्या हुआ है, तो देखिए यहाँ पे Cu 0 हो गया, ठीक, और यहाँ Cu कुछ ना कुछ होगा प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ Cu का +2 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ Cu 0 हो जाएगा अकेला। तो 2 से 0 जाते हैं यानी कि कमी हो रहा है ना, तो कॉपर ऑक्साइड की संख्या घट रहा है ना, +2 से 0 हो जा रहा है। तो जब घटेगा तो कॉपर का अपचयन हो रहा है, और बढ़ेगा तो उपचयन। तो अपचयन वाला जो ऑप्शन रहेगा अपचयन, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा सा बता दे रहे हैं, देख लीजिए, ये छोड़िए, बहुत समय हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, धातु के वैद्युत शोधन में ऋणोद बनाया जाता है। ऋणोद, देखिए ऋणोद कह रहा है, ध्यान से सुनिए, ऋणोद कब बनता है, ऋणोद का मतलब ऋणात्मक। तो धातु के वैद्युत शोधन में ऋणोद बनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए शुद्ध धातु से। शुद्ध धातु रहेगा तो ही ऋणोद बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए आगे आइए, 10 ग्राम पानी, 10 ग्राम पानी तथा 5 ग्राम CO2 में उपस्थित अणुओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये बनाने के लिए ये रिएक्शन है। देखिए ऐसे सबसे पहले H2O का अनुभार कहाँ गया, मिला रहे हैं क्या क्या, देखिए फिर से सुनिए, 10 ग्राम पानी तथा 5 ग्राम CO2 में उपस्थित अणुओं का अनुपात कितना है, वो अणु का अनुपात सिंपल हो गया। तो देखिए 10 ग्राम पानी, तो पानी का पहले निकाल रहे हैं H2O, ठीक, और CO2 इधर CO2 का भी निकाल लेंगे, तो H गुने 2 प्लस ऑक्सीजन यहाँ है 2 को निकाल रहे हैं एक ही बार, कार्बन प्लस O गुने 2, हाँ हाइड्रोजन के 1 गुने 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा कार्बन का 12 होता है, और 16 दूनी 32 हो गया, यानी कि यहाँ निकाले होंगे तो 16 और 2 18 टोटल आ गया, और यहाँ निकाले होंगे तो टोटल कितना आ गया 44 आ गया, ठीक। अब देखिए रेशियो निकालने के लिए अणुओं की संख्या से हम लोग डिपेंड करते हैं, यानी कि जब भी, चलिए देखिए, अब देखिए 18 ग्राम ये आया ना, 44 आया ना, और 10 ग्राम पानी था, यानी कि 10 ग्राम जब पानी था तो देखिए, और 5 ग्राम CO2 था, तो देखिए अगर निकालना होगा तो 18 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 3, इसलिए 10 ग्राम H2O में कितना हो गया, तो इतना बाई इतना, यानी कि जब एक एक नियम से हम लोग निकालेंगे, यहाँ जगह देखिए, जगह है नहीं, जगह है, इसलिए डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और पानी का निकाल लिए हैं तो 18 में इतना, तो 10 में इतना बाई इतना कर देते हैं, और इसको 5 है तो 5 से इधर डिवाइड दे देते हैं। अब देखिए करना क्या है, तो देखिए 5 से काट दीजिए, रेशियो में निकाल रहे हैं ना, तो 5 दूनी 10 और 2 से काटिए 9, यानी कि 9 रेशियो इधर 44 बच गया, यही आंसर हो गया 9 रेशियो 44। 9 रेशियो 44 है, नहीं है, 9 रेशियो नहीं, 44 रेशियो 9 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये आइंस्टीन का द्रव्यमान से E बराबर mc² होता है। अब देखो पानी में अस्थाई कठोरता किसके कारण से होता है, तो ये भी बता चुके हैं कि किसके कारण से होता है, तो 58 का किसके कारण, बाइकार्बोनेट के कारण से होता है, तो CaOMg के बाइकार्बोनेट, ये हो गया आंसर 58 का ये। चलिए आगे देखिए, ये बता चुके हैं 16 मिली 59 है, 16 मिली हाइड्रोजन का विसरण 100 सेकेंड में होता है, उसी में SO2 का विसरण आयतन कितना, वो सारा चीज़ दे दिया है। चलिए देख लीजिए इसको भी, देखिए
चलिए इसमें भी डिटेल ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ फार्मूला देखेंगे। हमको निकालना है R1 R2 इजकल टू फार्मूला होता है V1 बाई T1 इंटू T2 बाई V2 इजकल टू अंडर रूट M2 बाई M1 होता है। बस जस्ट इसी से निकल जाएगा, यानी R1 दिया हुआ है 16 और नीचे दिया हुआ है R2 दिया हुआ है 100, ठीक है, गुना में ऊपर V1 दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ अब देखिए यहाँ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, कभी कभी ऐसा चलने लगता है ना, ठीक है, ऊपर 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है T1 कितना दिया हुआ है, तो ये V2 निकालना है, V2 बराबर अंडर रूट यहाँ हो गया 64 बटा यहाँ दिया हुआ है 2, यानी कि काटेंगे तब 32 दूनी 64 और 32 का होता है 4√2, ठीक। 4√2 को अगर सोल्व करेंगे, ठीक, 16 बाई देखिए आ गया, थोड़ा सा मिटाएं, चलिए इधर पूरा कर देते हैं इतना में। देखिए ऊपर आया 16, नीचे आ गया V2, यही V2 निकालना है, 16 V2 बराबर 4√2, ठीक। अगर V2 बराबर इसको सोल्व करेंगे तो चर्चों को 16 यानी 4/√2 यानी 2√2 आएगा, 2√2 यानी कि 2.82 सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए आ गया ये एक गैस का दिया गया है द्रव्यमान 400 और स्थान घेरता है कितना, एक वायुमंडलीय दाब पे तापमान दिया गया है 60 डिग्री से 77, 1.2 वायुमंडलीय दाब पर गैस का आयतन कितना होगा, तो सब कुछ तो दे दिया है। P1 V1 वाला फॉर्मूला लगाइए, देखिए क्या क्या दे दिया है, और है जगह, हाँ ठीक है जगह है। देखिए यहाँ बनाते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए आपको दे दिया है V1 बराबर 400, फिर दिया है V2 आपको निकालना है, ठीक। P1 दे दिया है, वायुमंडलीय दाब पे जितना रहता है वो हो गया, और P2 हो गया 1.25, ये हो गया वायुमंडलीय दाब। T1 का वैल्यू दे दिया है 7, तो 273 मिनिमम होता है तो 280 के हो गया, और T2 का वैल्यू होता है 77 प्लस 273 यानी 350 के होता है। ये सारा का सारा हो गया है गैस का नियम में, लेकिन चलिए अगर डिटेल चलेंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर जब चलेंगे तो एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कैसे होता है। इजकल टू T1 है P2 V2 बाई T2 ये होता है। चलिए अब इस पे सोल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ लिख रहे हैं 1 गुने 400। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बनाते हैं इसी को, यानी कि P1 देखिए P1 V1 बाई T1 इजकल टू P2 V2 बाई T2 हो गया, ठीक। अब सोल्व कर रहे हैं, एक दिया हुआ 1 गुने 400 बाई 280 बराबर 1.25 इंटू V2 बाई 350। देखिए यही था ना, देखिए सारा चीज़ दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन यही था, 7 था और 77 था तो 273 जोड़ के दोनों में हो गया, यहाँ 1.2 था, यहाँ 400 था तो हो गया, देखिए सारा हो गया। P2 का वैल्यू लिखा गया 1.2, 400 280 और 375, टेम्परेचर दोनों का लिखा गया। अब देखिए सोल्व कर रहे हैं तो V2 निकालना है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि V2 बराबर थोड़ा सा डायरेक्ट चल रहे हैं 400 गुने 350
बराबर 280 1.25 सोल्व करेंगे तो ये एक पॉइंट ये हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 2 गो पॉइंट, यानी कि 1 0 से 1 0, तो ये को बढ़ जाएगा। यानी कि अब काटेंगे तो देखिए कितना बार में कटेगा, तो 35 125 28 से 35वां से इतना हो जाता है, कट जाता है, बच गया 400 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए पीछे चलते हैं, यानी कि 400 आंसर हो गया ये। चलिए और आगे क्वेश्चन नहीं है। चलिए थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से एवरी डे 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का चलेगा और 30 क्वेश्चन मैथ का चलेगा पर डे। टेस्ट चलेगा।